नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहले और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जम्मू से अमित शाह ने किया लोकसभा चुनाव को शंखनाद, विकास के आंकड़े से विश्वास बहाली की कोशिश। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां, 27 जून को भोपाल आ सकते हैं पीएम मोदी। तीसरी खबर में जिक्र होगा राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर, जुलाई में शुरू होंगे मेगा इवेंट। और साथ ही साथ चौथी खबर में आपको बताएंगे कि भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को तेलंगाना में जनसभा को करेंगे संबोधित। और पांचवी खबर में जिक्र होगा कि करप्शन पर चला योगी सरकार का हंटर, भ्रष्टाचार के आरोप में कई जिलों के खनन अधिकारी कर दिए गए सस्पेंड। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में फिर से लहराएगा भगवा और बनेगी मोदी सरकार, तो वीडियो को लाइक करके कमेंट में लिखे जय हिंद। और साथ ही साथ रोज की ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। जम्मू से अमित शाह ने किया लोकसभा चुनाव का शंखनाद, विकास के आंकड़े से विश्वास बहाली की कोशिश। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मां वैष्णो देवी से आशीर्वाद लेकर जम्मू कश्मीर से लोकसभा चुनाव का शंखनाद किया। सुरक्षित व विकसित जम्मू कश्मीर के लिए मोदी को जिताने के आह्वान का जम्मू वासियों ने मोदी मोदी के नारे लगाकर समर्थन किया। और विकास और कम होते आतंकवाद के आंकड़े पेश कर उन्होंने जनता में विश्वास बहाली की कोशिश की। उन्होंने मंच से ही मां वैष्णो दरबार की ओर हाथ जोड़कर प्रार्थना की और उन्होंने सोची समझी रणनीति के तहत अब्दुल्ला मुफ्ती व गांधी परिवार पर हमले किए। इन तीनों परिवारों को कश्मीरियों की हत्या के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए ये बताने की भी कोशिश की कि भाजपा के शासनकाल में जम्मू कश्मीर में आतंकवाद हाशिए पर आ गया है। अपनी बात को वजन देने के लिए उन्होंने आतंकी घटनाओं तथा इनमें मारे गए लोगों के आंकड़े भी पेश किए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने तेज की चुनावी तैयारियां, 27 जून को भोपाल आ सकते हैं पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 2023 के विधानसभा चुनाव के लिए पहुंच सकते हैं। इस बात की जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने दी है। इससे पहले पीएमओ ने रोड शो की मंजूरी नहीं दी थी, लेकिन अब बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष शर्मा का कहना है कि पीएम मोदी भोपाल आ रहे हैं और इस दौरे के दौरान उनका रोड शो भी होगा। बीजेपी के कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए जोर शोर से तैयारियां की जा रही हैं। दरअसल 27 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश दौरे पर रहेंगे और इससे पहले दौरा के शुरुआती कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेगा रोड शो का जो प्लान बनाया गया था, उसके मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यू मार्केट से मोतीलाल नेहरू स्टेडियम तक मेगा रोड शो के रूप में उन्हें पहुंचना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राजस्थान चुनाव को लेकर बीजेपी मिशन मोड पर, जुलाई में शुरू होंगे मेगा इवेंट। जी हाँ दोस्तों, बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी हैं और पार्टी के वरिष्ठ नेता मोदी सरकार की 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा करने के लिए कई राज्यों का दौरा कर रहे हैं। और इसी के साथ चुनाव के लिए राजस्थान में भी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इससे पहले चुनावी साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे लगातार बढ़ रहे हैं और पिछले 8 महीनों में पीएम मोदी 6 बार राजस्थान दौरे पर आ चुके हैं। अलग अलग कार्यक्रम के जरिए वो बड़ी बड़ी जनसभाओं को संबोधित कर चुके हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और सांसद पूनम महाजन ने हाल ही में जयपुर में नरेंद्र मोदी सरकार के पिछले 9 वर्षों की उपलब्धियां गिनाई और पार्टी और सरकार के शीर्ष अधिकारियों का राजस्थान में दौरा तय किया गया है। इस दौरे में वो स्थानीय लोगों से मिलेंगी और मोदी सरकार द्वारा हासिल की गई उपलब्धियों को बताएंगे। पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 दौरे किए हैं जो राजस्थान को दिखाते हैं, जहां दिसंबर 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। और इससे पता चलता है कि मुख्यमंत्री राज्य को लेकर उनके नेतृत्व की गंभीर चिंता कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा रविवार को तेलंगाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की उपलब्धियों का उल्लेख करने के लिए रविवार को तेलंगाना के नगर कर्नूल में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। पार्टी सूत्रों ने शनिवार को बताया कि हैदराबाद से लगभग 140 किलोमीटर दूर नगर कर्नूल में जनसभा के अलावा भाजपा ने जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत नड्डा के हैदराबाद में सोशल मीडिया के कुछ इन्फ्लुएंसर से मिलने की संभावना है। उन्होंने कहा कि ये बैठकें राजनीतिक प्रकृति ही नहीं होगी। सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना में भाजपा इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों के तहत आने वाले महीनों में राज्य में
कई जनसभा आयोजित करने की योजना बना रही है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी सहित पार्टी के शीर्ष नेता शामिल होंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 15 जून को खम्मम में एक जनसभा को संबोधित करने वाले थे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। करप्शन पर चला योगी सरकार का हंटर, भ्रष्टाचार के आरोप में कई जिलों के खनन अधिकारी सस्पेंड। जी हां दोस्तों, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भ्रष्ट और लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार में लिप्त खनन विभाग के 5 अधिकारियों व कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है, वहीं 3 को मुख्यालय से संबद्ध कर दिया गया है। निदेशालय को प्रदेश के कुछ मुख्य जनपदों में अवैध खनन के परिवहन की शिकायत मिली थी। वहीं निदेशालय ने टीम गठित कर वाराणसी, जौनपुर, आजमगढ़, मऊ, मिर्जापुर और झांसी में छापेमारी की और इस दौरान 29 वाहन खनिजों का अवैध परिवहन करते हुए पकड़े गए। वहीं बड़ी संख्या में वाहनों को सीज करते हुए जुर्माना वसूला गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम 2.0 ई पासपोर्ट को लेकर की बड़ी घोषणा। जी हां दोस्तों, भारत जल्द ही पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का दूसरा चरण शुरू करेगा। इसमें नए और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट शामिल हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर यह घोषणा की है और जयशंकर ने भारत और विदेश में पासपोर्ट जारी करने वाले अधिकारियों से लोगों को समय पर विश्वसनीय, सुलभ, पारदर्शी और कुशल तरीके से पासपोर्ट और संबंधित सेवाएं प्रदान करने का आह्वान किया है। एस जयशंकर ने पासपोर्ट सेवा केंद्र पर अपने संदेश में कहा कि हम जल्द ही नए और अपग्रेडेड ई पासपोर्ट सहित पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम वर्जन 2.0 शुरू करेंगे। उन्होंने कहा कि नागरिकों के लिए ईज ऑफ लिविंग बढ़ाने के प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुरूप ये पहल ईज के एक नए प्रतिमान की शुरुआत करेंगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। ग्वालियर में शिवराज सरकार का मेगा शो, अहिल्याबाई होलकर का बनेगा भव्य स्मारक, सिंधिया तोमर भी रहे मौजूद। जी हां दोस्तों, ग्वालियर में शिवराज सरकार का मेगा शो हुआ, जिसमें मुख्यमंत्री ने ग्वालियर के लिए कई बड़े ऐलान किए हैं। सीएम शिवराज ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर का स्मारक भी ग्वालियर में बनवाने का ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि हम सब लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के वंशज हैं, उनके लोक कल्याण के लिए किए गए कार्यों को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं दोस्तों, सीएम शिवराज ने कहा कि ग्वालियर में मां अहिल्याबाई होलकर का भव्य स्मारक बनाया जाएगा। बेहटा में बन रहे बस स्टैंड का नाम अहिल्याबाई होलकर के नाम पर रखा जाएगा और साथ ही बघेल और धनगर समाज के कल्याण के लिए प्रदेश में एक बोर्ड गठित किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा होगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भारत में 82,000 करोड़, गूगल और अमेजॉन करेगा 1 लाख करोड़ का निवेश। पीएम मोदी से मिलकर किया ये ऐलान। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी दौरे के दौरान गूगल और अमेजॉन ने भारत में अपने निवेश को बढ़ाने की घोषणा कर दी है। भारत के डिजिटल परिदृश्य के लिए एक रोमांचक विकास में गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई और अमेजॉन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने अपनी अमेरिका यात्रा के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी के साथ अपनी बैठक के बाद महत्वपूर्ण निवेश योजनाओं का ऐलान किया है। पीएम मोदी से मुलाकात के बाद अमेजन के सीईओ एंड्रयू जेसी ने कहा कि ज़्यादा नौकरियां पैदा करने, स्मॉल और मीडियम आकार के व्यवसायों को डिजिटल बनाने में सहायता करने में हमारी दिलचस्पी है। पूरे विश्व में भारत कंपनियों के प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट करने में हम मदद करने में रुचि रखते हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष कितना भी एकजुट हो जाए, 24 में मोदी का पीएम बनना तय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि 2024 चुनावों के लिए विपक्षी दल की बिहार के पटना में चल रही बैठक के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने ये बड़ा बयान दिया है और जम्मू में कई परियोजनाओं के शिलान्यास के मौके पर अमित शाह ने विपक्षी एकता को लेकर भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष चाहे कुछ भी कर ले, प्रधानमंत्री मोदी जी 300 से ज़्यादा सीटों के साथ फिर से सरकार में प्रधानमंत्री बनेंगे। और इस दौरान अमित शाह ने कश्मीर में यूपीए के दौर में हुई आतंकी घटनाओं और 370 को खत्म किए जाने का भी जिक्र किया। जम्मू में लोगों को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि आज पटना में एक फोटो सेशन चल रहा है, सारे विपक्ष के नेता एक मंच पर आ रहे हैं और संदेश देना चाहते हैं कि हम भाजपा और मोदी जी को चुनौती देंगे। मैं विपक्ष के नेताओं को कहना चाहता हूं, कितना भी हाथ मिला लो, आप एक साथ नहीं आ सकते हो और अगर आ भी गए तो 2024 में मोदी जी का 300 से ज़्यादा सीटों के साथ आना तय है। मोदी जी को 2024 में फिर से प्रधानमंत्री बनना तय है। तो दोस्तों, क्या आप भी अमित शाह की इन बातों का समर्थन करते हैं? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्ष के महाजुटान पर बीजेपी का कार्टून वार, कहा जैसे ही मिलेगा मौका एक दूसरे को देंगे धोखा। जी हाँ दोस्तों, राजधानी पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक में 15 दलों के दिग्गज नेता शामिल हुए और सीएम नीतीश कुमार के
आवास पर बैठक हुई जिसमें सभी दलों के एकजुट होने और गठबंधन के स्वरूप पर चर्चा हुई। वहीं दूसरी तरफ बिहार बीजेपी ने विपक्ष के महाजुटान पर ट्वीट कर तंज कसा है। कार्टून के जरिए विपक्षी एकता पर हमला बोला गया और बीजेपी बिहार ने एक ट्वीट किया जिसमें एक कार्टून के जरिए सभी विपक्षी दलों के नेताओं के हाथ पर फूल दिखाए गए हैं और फिर दूसरी फोटो में उन्हीं नेताओं के पीठ पीछे छिपाए गए हाथ के लिए चाकू, आरी और खंजर दिखाए गए हैं और लिखा है कि जैसे ही मिलेगा मौका एक दूसरे को देंगे धोखा। साथ ही फोटो की होर्डिंग में लिखा है महागठबंधन की एकता 23 जून 2024। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर पोस्टर वॉर शुरू हो गया है और बीजेपी ने अपने ही अंदाज में विपक्ष के नेताओं की जो एकजुटता दिख रही है उसको घेरने की कोशिश की है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है कि यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता, वाशिंगटन में बोले पीएम मोदी। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में एक पत्रकार के सवाल के जवाब में कहा कि मुझे आश्चर्य हो रहा है कि आप कह रहे हैं कि लोग कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र है। ये लोग कहते ही नहीं बल्कि भारत लोकतांत्रिक है ही। लोकतंत्र भारत के डीएनए में है, यहाँ किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लोकतंत्र भारत और अमेरिका के डीएनए में है। जैसा कि राष्ट्रपति बाइडेन ने भी कहा कि भारत और अमेरिका दोनों के डीएनए में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमारी रगों में है। लोकतंत्र को हम जीते हैं और हमारे पूर्वजों ने उसे शब्दों में डाला है, हमारा संविधान और हमारी सरकार, और हमने सिद्ध किया है कि डेमोक्रेसी कैन डिलीवर। और जब मैं डिलीवरी कहता हूं तब जाति, पंथ, धर्म, उम्र, लिंग से किसी भी तरह के भेदभाव की वहां पर जगह नहीं होती है। जब आप लोकतंत्र कहते हैं तो पक्षपात का कोई सवाल ही नहीं उठता। भारत सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास को लेकर चलता है। भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों में कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सरकार की योजनाओं का लाभ सभी को मिलता है। जाति, धर्म और उम्र के आधार पर यहाँ कोई भेदभाव नहीं है। भारत संविधान के अनुसार चलता है। जहाँ मानवाधिकार नहीं है वहाँ लोकतंत्र नहीं होता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर दिया जोर, अफसरों के साथ तय की रणनीति। जी हाँ दोस्तों, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था पर जोर दिया है और $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लिए मिशन मोड में कार्य योजना तैयार की जा रही है। 5 वर्षों में उत्तर प्रदेश 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था का राज्य हो जाएगा। शुक्रवार को इस संबंध में राज्य के विभिन्न विभागों के अपर मुख्य सचिव आदि अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्देश दिया कि कार्य योजना का समयबद्ध पालन जरूरी है। सीएम शुक्रवार को प्रदेश के आय व्यय और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी से संबंधित विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री ने गहन समीक्षा बैठक की और सीएम ने अधिकारियों से कहा कि यूपी को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की कार्य योजना को तत्काल लागू करें। अफसर मिशन मोड में जुटे। डाटा कैप्चरिंग की व्यवस्था प्रदेश में काफ़ी सुधरी है। टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए और सुदृढ़ किया जाए। प्रदेश में होने वाले सभी निर्माण कार्यों का रजिस्ट्रेशन करने के साथ ही कृषि योग्य भूमि की जगह बंजर भूमि पर निर्माण को प्राथमिकता दी जाए। बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 5 वर्ष की समय सीमा निर्धारित की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2027 तक उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के साथ सबका विकास की नीति का मानक बनेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। जम्मू कश्मीर में सेना ने 4 आतंकवादियों को मार गिराया। एक सप्ताह में 9 दहशतगर्द कर दिए ढेर। जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां पर आतंकवादियों के खिलाफ सुरक्षा बलों की कार्रवाई जारी है। कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 4 आतंकियों को मार गिराया गया है और न्यूज एजेंसी ANI ने ये जानकारी दी है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 5 आतंकियों को मार गिराया था और इसके साथ ही एक सप्ताह में अब तक 9 दहशतगर्दों को ढेर कर दिया गया है। इससे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की विशेष जांच इकाई ने अनंतनाग जिले में लश्कर तैयबा के एक आतंकवादी के सहयोगी के घर को कुर्क कर लिया और पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि SIU आतंकवादियों को पनाह देने और उन्हें रसद सहायता प्रदान करने के मामले पर कार्रवाई जारी रखते हुए सभानपुरा बिजबेहरा इलाके में आतंकियों के सहयोगियों का मकान कुर्क किया। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। PM किसान की किस्त से पहले कृषि मंत्री का बड़ा ऐलान, सभी किसानों के लिए शुरू हुई ये नई सुविधा। जी हाँ दोस्तों, केंद्र किसान की तरफ से किसानों के लिए शुरू की गई सबसे महत्वाकांक्षी योजना PM किसान सम्मान निधि में लगातार eKYC पूरा करने पर जोर दिया जा रहा है और पिछले दिनों सरकार ने eKYC नहीं कराने वाले किसानों को योजना की किस्त नहीं दी थी, लेकिन अभी भी काफ़ी किसानों की eKYC पूरी नहीं हुई है और इसके लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है। अभी तक eKYC करने की सुविधा OTP या फिंगरप्रिंट के माध्यम से ही मिलती थी, लेकिन अब
चेहरा स्कैन करके भी ई-केवाईसी की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता है। जी हां, योजना के तहत रजिस्ट्रेशन कराने वाले किसान अब ओटीपी या फिंगरप्रिंट के बिना अपना चेहरा स्कैन करके ई-केवाईसी पूरा करा सकते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। स्मृति ईरानी का विपक्षी एकता मीटिंग पर निशाना, बोली कांग्रेस ने माना कि अकेले मोदी को नहीं हरा सकते। जी हां दोस्तों, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पटना में विपक्ष की बैठक पर कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया है कि वो अकेले प्रधानमंत्री मोदी को नहीं हरा सकते हैं। ऐसा करने के लिए उन्हें दूसरों के समर्थन की आवश्यकता है। ईरानी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यह हास्यास्पद है कि कांग्रेस के राज में ऐसा राजनेता इकट्ठा हो गया है जिन्होंने आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की हत्या का नजारा खुद देखा था। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राजस्थान से बड़ी खबर, नड्डा, शाह और राजनाथ के दौरे को लेकर बीजेपी ने की बड़ी बैठक। 28 से 30 जून तक यहां होंगी जनसभाएं। जी हां दोस्तों, जयपुर स्थित राजस्थान प्रदेश भाजपा मुख्यालय में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है और ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के राजस्थान दौरे से पहले तैयारी के लिए बुलाई गई। 28 से 30 जून तक जोधपुर, भरतपुर, उदयपुर में केंद्रीय मंत्रियों और राष्ट्रीय नेताओं की जनसभाएं होंगी। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में सभाओं और कार्यक्रमों की तैयारियां करने के साथ जिम्मेदारियां भी तय की गई। प्रस्तावित कार्यक्रम के मुताबिक 28 जून को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जोधपुर आएंगे, जहां जनसभा रखी जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह, बघेल सरकार की उल्टी गिनती शुरू। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि शहर के दुर्ग में रविशंकर स्टेडियम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भिलाई को मिनी इंडिया का रूप माना जाता है। यहाँ ऐसा कोई प्रांत नहीं है जहाँ के लोग नहीं बसते हैं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के सीएम को कहना चाहता हूं कि आपके शासन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। यहां प्रभु श्री राम का ननिहाल है और यहां से राम गमन पथ भी जाता है। मैं सबसे पहले श्री राम को प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ अमित शाह ने वहां मौजूद जनता से पूछा, यहां किसकी सरकार बनेगी? तो जनता ने कहा भाजपा की। फिर पूछा 2024 में राहुल गांधी या मोदी कौन प्रधानमंत्री बनेगा? तो जनता की ओर से आवाज आई मोदी जी। कांग्रेस पर बरसते हुए शाह ने कहा कि धारा 370 हटाने पर कांग्रेस नेता कहते थे कि कश्मीर में खून की नदियां बह जाएंगी। राहुल बाबा, धारा 370 हट गई लेकिन कश्मीर में किसी की कंकड़ फेंकने की हिम्मत नहीं हुई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का मिशन 2024, गिरिडीह में गरजे जेपी नड्डा, कहा असली हीरो है पीएम मोदी, उनके साए में मजबूती से खड़ा है भारत। जी हां दोस्तों, गिरिडीह के झंडा मैदान में भाजपा की ओर से आहूत विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सबसे पहले हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया। इस मौके पर उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, रघुवर दास, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी भी मौजूद रहे। जेपी नड्डा ने भारत माता की जय जय जोहार से अपना संबोधन शुरू किया। दोस्तों, सभा को संबोधित करने से पहले उन्होंने जैन धर्म के महान संत पारसनाथ को नमन किया और कहा कि भगवान बिरसा मुंडा को नमन कर अपनी बात प्रारंभ करता हूं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। यूपी में मिलेगी फ्री कानूनी सहायता, योगी सरकार ने लागू की LADCS स्कीम। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को फ्री कानूनी सहायता देने और छोटे छोटे विवादों को समझौते के आधार पर निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तहत 2 वर्ष के लिए कानूनी सहायता रक्षा परामर्श प्रणाली को लागू किया है। योगी सरकार ने प्रदेश की जनता को इसका अधिक से अधिक लाभ उठाने की अपील की है ताकि आपराधिक मामलों में सार्वजनिक रक्षक प्रणाली की तर्ज पर आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जा सके। LADCS प्रणाली में चीफ, डिप्टी एवं असिस्टेंट काउंसिल की सेवाओं के माध्यम से आम जन को कानूनी सहायता प्रदान की जाएगी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम की लोकप्रियता की बाढ़ से घबराया विपक्ष, एक ही पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में है, सीएम शिवराज का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के खिलाफ विपक्षी दलों के एकजुट होने पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जिस प्रकार बाढ़ की स्थिति में लोग एक ही वृक्ष पर चढ़कर जान बचाने का प्रयास करते हैं, उसी प्रकार पीएम मोदी की लोकप्रियता की बाढ़ से घबराया विपक्ष एक ही वृक्ष पर चढ़ने के प्रयास में है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से चर्चा के चलते कहा कि पीएम मोदी की जनता के बीच लोकप्रियता की बाढ़ आई हुई है।
जिस प्रकार बाढ़ आने की स्थिति में बहुत से लोग एक ही वृक्ष पर चढ़ जान बचाने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं, उसी प्रकार पीएम के समर्थन की बाढ़ से डरकर पूरा विपक्ष एक पेड़ पर चढ़ने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि अंतर केवल इतना सा है कि बाढ़ में जान बचाने वृक्ष पर चढ़े लोग बाढ़ का पानी उतरने की प्रतीक्षा में शांति से बैठे रहते हैं, पर ये विपक्ष तो बाढ़ में भी लड़ रहे हैं। किसी के पीएम पद के पोस्टर लग रहे हैं, कोई कह रहा है कि कांग्रेस को नहीं घुसने देंगे। पश्चिम बंगाल एवं यूपी से ऐसी ही आवाज़ आ रही है, पर जनता ही इन्हें घुसने नहीं दे रही। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में शामिल हो सकते हैं कांग्रेस के 25 नेताओं के दल बदलवाने से होगा फायदा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ पहाड़िया के बेटे और पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल के एक रिश्तेदार पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे, और ऐसी खबरें हैं कि करीब 25 ऐसे ही और चेहरे बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। इनमें 2 मंत्रियों के परिवार समेत कई निर्दलीय और पूर्व विधायक शामिल हैं। राजस्थान विधानसभा और लोकसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ जाएगा, पार्टियों में नेताओं के आने जाने या निष्ठा बदलने का दौर बढ़ता चला जाएगा। वहीं दोस्तों, बीजेपी उन लोगों को फिर अपने खेमे में लाने की कवायद कर रही है जो किसी कारण से पार्टी छोड़ गए थे। इनमें पूर्व सांसद मानवेंद्र सिंह, पूर्व मंत्री रहे सुरेंद्र गोयल समेत कई सारे नेता शामिल हैं। और ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।